बनती हुई दिखाई दे रही है, हंग असेंबली हो रही है। एनडीए एज में है या फिर इंडिया गठबंधन है या फिर कोई नया गेम प्लान हो रहा है। जेडीयू से सगुप्ता आजिम हार गई थी, इस बार भी इन दोनों के बीच में ही मुकाबला है। यहां से भी इस बार जो भी जीतेगा वो मुसलमान समाज से ही होगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, पहले चरण का जो चुनाव है वो 6 नवंबर को खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होना है। ऐसे में आप भी इंतजार कर रहे होंगे अपने वोट करने की बारी को। जी हाँ, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, इसमें देखना दिलचस्प होगा कि कितने प्रतिशत जो वोट है वो होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट चरण का चुनाव में देख लिया कि कैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन आज हम बाबा से जानेंगे कि 122 सीटों पर कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन से जाति का जो उम्मीदवार है वो सबसे आगे चल रहा है और वो कहीं ना कहीं सरकार में अहम भागीदारी रखने जा रहा है। तो बने रहिए इस खबर में ताकि आपको भी ये पता चल सके कि ये कौन से उम्मीदवार हैं और किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। मैंने शुरू में ही कह दिया कि 122 सीटों की जो समीकरण है वो आप बताने जा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि 122 सीटों की पर सीटों पर कुछ ऐसे जातियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर आप ये खबर देने जा रहे हैं दर्शकों को, जो कहीं ना कहीं अहम भागीदारी रखने जा रहे हैं। क्या लगता है बाबा? देखिए, फर्स्ट राउंड के जो वोटिंग हुए जी, उसको लेकर के, उसमें क्या कुछ हुआ, उन सारी बातों को लेकर के लगातार हम विश्लेषण कर ही रहे थे। लेकिन आज जब हम ये विश्लेषण करने बैठे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव प्रचार थम गया है। 48 घंटे शेष बचे हुए हैं जो वोटिंग होगा, और वोटिंग के साथ साथ अब ये पता करना जरूरी हो गया है कि 121 सीटों के जो वोटिंग का ट्रेंड बढ़ा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, 122 सीटों पर क्या होगा। तो जब ये आप खोजने चलिएगा तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि क्या सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, हंग असेंबली हो रही है, एनडीए एज में है या फिर इंडिया गठबंधन है या फिर कोई नया गेम प्लान हो रहा है जी, होने वाला है। जब इसमें पूरी तरह से हमने सोचना शुरू किए, शोध करना शुरू किए, जब चीजों को हमने अलग अलग खाने में रख करके देखा तो उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि जो 2023 में जातीय जनगणना हुई थी उसके बाद से आपने देखा होगा कि हर जाति के लोगों ने अपना प्रतिनिधि है या नहीं है उसकी बात की थी। बिल्कुल, अपने जात वाले को ढूंढ रहे थे, अपने जात वाले को ढूंढ रहे थे कि उनका प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया आजादी से लेकर के अब तक, और उसके बाद से शुरू हो गया कि हमारी जाति के हैं नहीं है। इस बार ये बातें विशेष तवज्जो दी गई है और राजनीतिक दलों ने भी इस पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 32 ऐसे लोग हैं, ऐसी जातियां हैं जिस जाति से विधायक बनना एकदम तय है, उनकी जीत लगभग तय है। कारण उसका कि उस जाति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी। पूरा कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 122 सीटों में जो 20 जिलों में मतदान होने हैं उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, गया है, जहानाबाद है, अरवल है, नवादा है, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर है। इसमें अधिकांश ऐसी सीटें नजर आ रही हैं जिसमें फाइट बहुत कड़ी है, और इस फाइट में अगर देखें हम तो जातीय समूह को अगर हम छांट करके देखते हैं, हम डिटेल में भी बताएंगे आपको, लेकिन जातीय समूह की बात करें तो इसमें यादव वर्सेस यादव 4 सीटों पे हो रहा है, यानी जीतने वाला भी यादव होगा, हारने वाला भी यादव होगा। तो 4 यादव तो फिक्स हो गए। मतलब कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो दोनों तरफ से एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा गया है जो सेम जाति से है, बिल्कुल, ताकि वोट एक दूसरे का काट सके। बिल्कुल। मुस्लिम की बात करें तो इस समाज से भी 4 उम्मीदवार आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से सबसे पहले यादव में बता दें कि नरपतगंज है, बेलहर है, नवादा है, बेलागंज है। अब इसकी शुरुआत हम करते हैं नरपतगंज से। तो नरपतगंज जो है 46 नंबर, इस 46 नंबर विधानसभा में एक चीज तो देखने को साफ साफ मिला था कि यहाँ जयप्रकाश यादव बनाम अनिल कुमार यादव का चल रहा है, यानी दोनों में से, दोनों गठबंधन में से कोई भी जीतता है तो यहाँ यादव की जीत होगी। जनसुराज ने भी जनार्दन यादव को उतारा है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में यहाँ से यादव ही जीत करके आएगा। बात करें बेलहर की तो बेलहर सीट को लेकर के भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, और बेलहर सीट पर
मनोज यादव बनाम रामदेव यादव का टक्कर चल रहा है। जी, यहाँ भी यादव बनाम यादव है। नवादा की बात करें तो नवादा में भी जो परिस्थितियां बनी है उसमें आपको पता होगा कि विभा देवी आई थी आरजेडी से होकर के जदयू की तरफ और वो चुनाव लड़ रही हैं, और इन दोनों के बीच में भी जो नवादा में कौशल यादव बनाम विभा देवी है। कौशल यादव आपको पता है कि पहले जदयू में हुआ करते थे, इस बार आरजेडी में पहुंचे हैं, और विभा देवी बनाम कौशल यादव की लड़ाई यहाँ भी यादव बनाम यादव हो रहा है। नोट करते रहिए आप लोग कौन से वो सीट है जहां पे आमने सामने सेम जातियों के बीच जो है वो लड़ाई है, मतलब कि उम्मीदवारों के बीच। इसके बाद अगर बात करें हम तो बेलागंज की सीट है। बेलागंज की सीट पर भी यादव बनाम यादव हो रहा है, और बेलागंज की सीट पर जैसा कि आपको पता होगा कि 2020 में क्या हुआ था, बीच में उपचुनाव हुआ था 2024 में, जब यहाँ से बेलागंज से जीत करके चले गए थे जो सुरेंद्र यादव हैं, जहानाबाद से जीत करके एमपी बन गए थे। उसके बाद से ये सीट खाली हुई थी और सुरेंद्र यादव बनाम अभय कुशवाहा की ये लड़ाई हुई थी। लेकिन बीच में जब उपचुनाव हुआ तो विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं वो मैदान में उतरे थे, और मनोरमा देवी को उतारा गया था जदयू की तरफ से। मनोरमा देवी जीती थी, और उपचुनाव में जीतने के बाद इस बार फिर से उनको मौका मिला है। विश्वनाथ यादव वर्सेज मनोरमा देवी का ये चुनाव है। तो यहाँ 4 यादवों में से एक यादव जीत करके मैदान में आ रहा है। बात हम करें मुस्लिम समाज की तो यहाँ अररिया की बात करें तो देखिए अररिया में जो स्थिति हमारे सामने है, यहाँ मुस्लिम बनाम मुस्लिम है, और अररिया की जो सीट है उस सीट पर शगुफ्ता अजीम और अबीदुर रहमान के बीच में चल रहा है। अबीदुर रहमान पिछली बार जीते थे, कांग्रेस से थे, और जेडीयू से शगुफ्ता अजीम हार गई थी। इस बार भी इन दोनों के बीच में ही मुकाबला है। यहां से भी इस बार जो भी जीतेगा वो मुसलमान समाज से ही होगा। जोकीहाट की बात करें तो जोकीहाट में भी रंजीत यादव बनाम सरफराज आलम या शहनवाज आलम बनाम सरफराज आलम बनाम रंजीत यादव हुआ था। इस बार का जो चुनाव है इसमें मंजर आलम बनाम शहनवाज आलम है, यानी कि यहां से भी पिछली बार तो एक हिंदू के विरुद्ध 2 भाई बिल्कुल। इस बार मंजर आलम जदयू से हैं और शहनवाज आलम आरजेडी से हैं। इनके बीच में मुकाबला है। बात करें हम बहादुरगंज की तो बहादुरगंज में भी वही स्थिति है। यहां पर भी पिछली बार लखनलाल पंडित बनाम तौसीफ आलम हुआ था। वीआईपी के लखनलाल पंडित थे और कांग्रेस के तौसीफ आलम थे। यहां इस बार एलजेपी ने कलीमुद्दीन को उतारा है और मोहम्मद मुसाविर आलम को कांग्रेस ने उतारा है। यहां भी थोड़ी सी परिवर्तन करके मुस्लिम बनाम मुस्लिम का चुनाव हो रहा है। तो बात करें अमौर की तो अमौर के सीट में भी इसी तरह की बात है। पिछली बार सबा जफर जेडीयू से लड़े थे और अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस से लड़े थे, और एआईएमआईएम से अख्तरुल इमाम जीत करके आए थे। बिल्कुल, यहाँ 3 मुसलमानों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी। इस बार भी सबा जफर जेडीयू से है, अब्दुल जलील मस्तान जो है वो आईएनसी से है। इस बार के चुनाव में क्या नजर आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जी। इसके अलावे अगर बात करें हम तो धानुक समाज भी 3 सीटों पे आमने सामने लड़ रहा है। फुलपरास में ये चुनाव आमने सामने की हो रही है, और फुलपरास की बात करें हम तो फुलपरास में शीला मंडल बनाम इस बार पिछली बार हुआ था कृष्णनंदन पाठक जो कांग्रेस से लड़े थे, हार गए थे। इस बार शीला मंडल बनाम सुबोध मंडल की लड़ाई है, और मंडल बनाम मंडल यानी धानुक बनाम धानुक की लड़ाई है। इसमें देखना होगा कि कौन आगे बाजी मारता है। लेकिन जीतने वाला निश्चित रूप से धानुक समाज का ही नेता होगा। इसके बाद बात करें हम तो सिकटी है। सिकटी की बात करें तो सिकटी में भी विजय मंडल बनाम शत्रुघ्न मंडल 2020 में हुआ था, और इस बार फिर से विजय मंडल बनाम शत्रुघ्न मंडल की चल रही है। यहां से वीआईपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, और परिस्थितियां आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह की है। यहां से आप उम्मीदवार का नाम वापसी का भी चर्चा चला था और हुआ था। इसके बाद बात करें रुपौली की तो रुपौली सीट के बारे में भी आपको पता है कि रुपौली सीट भी इसी के अंतर्गत आता है, और रुपौली सीट में बीमा भारती एक बार फिर से उतरी है। पिछली बार ही विकास चंद्र मंडल यहां से उनके विरुद्ध चुनाव लड़े थे, यानी यहां भी धानुक बनाम धानुक की बात थी। इस बार कलाधर मंडल बनाम बीमा भारती है। कलाधर मंडल उपचुनाव में भी उतरे थे। आपको याद होगा 2024 में पाला बदल करके बीमा भारती ने चुनाव लड़ा था। आरजेडी से उनको सिंबल मिला था लालटेन लेकर के, पूर्णिया से चुनाव लड़ी थी। बिल्कुल, लालटेन नहीं जला पाई
तो फिर से उनको उपचुनाव में उतारा गया था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही और शंकर सिंह यहाँ से जीत करके आए थे। अब यहाँ कलाधर मंडल बना बीमा भारती का मुकाबला है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। बात करें हम तो पासवान जाति की, तो पासवान जाति में भी स्थिति वही है। 3 सीटों पर पासवान जाति आमने सामने है, यानी यहाँ भी 3 सीटों पर कोढ़ा, पीरपैंती और बोधगया, यहाँ भी अगर कोई भी जीत करके आएगा तो निश्चित रूप से पासवान समाज से ही जीत करके आएगा। बात करें राजपूतों की तो 3 राजपूत हैं जो कि आमने सामने मैदान में है जी। और यहाँ भी वजीरगंज, रामगढ़ और औरंगाबाद की बात करें तो वजीरगंज में एक ट्विस्ट बड़ा हो रहा है। वो ट्विस्ट है, वहां हाथी पर चढ़ गए हैं चितरंजन कुमार, चिंटू भैया। वजीरगंज में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और पूरा का पूरा माहौल बदल दिया, तैयारी वो शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक बात निश्चित है कि यहाँ पर एक मामला जो है थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 बड़ी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो राजपूत समाज से ही हैं। रामगढ़ में राजपूत बनाम राजपूत है, आपको पता ही है, यहाँ भी उपचुनाव हुआ था। इसके बाद औरंगाबाद भी जानते हैं कि कहा जाता है चित्तौड़गढ़, बिल्कुल, औरंगाबाद में भी राजपूत बनाम राजपूत है। अगर बात करें हम मुसहर समाज की तो यहाँ भी 3 सीटें हैं, रानीगंज है, बाराचट्टी और सिकंदरा है। यहाँ भी मुसहर बनाम मुसहर की लड़ाई है और इस लड़ाई में देखना होगा कि कौन जीत करके आता है, बाजी कौन मारता। बिल्कुल। बात करें ब्राह्मणों की तो ब्राह्मण भी 2 सीटों पे आमने सामने लड़ रहे हैं, नरकटियागंज में और बाजपट्टी में। बाजपट्टी और नरकटियागंज में जब दोनों की लड़ाई है तो एक निश्चित रूप से यहाँ की लड़ाई में आपको बता दें कि पहली सीट जो है वो इसमें बेनीपट्टी है, बेनीपट्टी की सीट है। बेनीपट्टी की विनोद नारायण झा और भावना झा यहाँ लड़ी थे 2020 में। इस बार भी विनोद नारायण झा और नलिनी रंजन झा के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर आईएनसी ने अपना उम्मीदवार बदला है। तो बात नरकटियागंज की करें तो नरकटियागंज में भी रश्मि वर्मा बनाम विनय वर्मा की लड़ाई है और यहाँ पर आपको बता दें कि अब सवर्णों की एक लिस्ट शुरू हम कर रहे हैं, जिसमें वैश्य समाज का पहले बता देते हैं कि वैश्य समाज में 2 सीटों पे आमने सामने है, कटिहार और मोतिहारी में। इसके अलावा आपको बता दें कि रविदास समाज भी 2 सीटों पे आगे चल रहा है और 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर हम शुरू में बता रहे थे कि कई जाति के लोग हैं, जिसमें पातर हैं, खरवार हैं, संतरास हैं, कुशवाहा हैं, भूमिहार हैं। ये सभी समाज के लोग जो हैं आमने सामने मैदान में उतरे हुए हैं जी। यानी इस बार के चुनाव में ये तो फिक्स है कि इस जातियों के ये जो 32 जाति हैं, मैंने 32 जाति नहीं, इसमें 32 जो सीट है उसमें यादव 4, मुस्लिम 4, धानुक 3, पासवान 3, राजपूत 3, मुसहर 3, 2 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 रविदास और 5 अन्य जातियां आमने सामने मैदान पर हैं। तो ये 32 सीटें कंफर्म है कि इन्हीं जातियों के पास जा रही हैं। सिर्फ एक सीट जो वजीरगंज की हमने बताया, उसमें अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं चितरंजन कुमार तो वहां राजपूत बनाम राजपूत की जगह पर भूमिहार को सीट मिल सकता है, एक बदलाव हो सकता है। बिल्कुल नहीं तो बाकी आप 32 सीटों में कंफर्म मान के चलिए कि एक ही जाति के उम्मीदवार जीत करके आ रहे हैं और ये उतना ही कंफर्म माना जा रहा है जितना कि ध्रुव सत्य है कि वोट होने के बाद जब काउंटिंग होगा तो उसी जाति के लोग जीत करके आएंगे। ये एक बड़ा ट्विस्ट है और हमने कई चीजें स्थापित करने की कोशिश की। हमने ये भी स्थापित करने की 40 सीटों का भी हमने बताया था कि जो रियल सीटें हैं उसमें से दलित ही जीत करके आएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये सीटें जो है जब आमने सामने एक ही जाति के 2 उम्मीदवार हों तो निश्चित रूप से उसी जाति के जीत करके आएंगे। तो देखिए, शायद ही हमको लगता है कि ये खबर जो है ये भीतर की बात कह लीजिए, स्पेशल स्टोरी कह लीजिए या इनसाइड स्टोरी कह लीजिए, बाबा का क्यों खास होता है ये आपको पता चल गया होगा। शायद ही अभी तक आपने इस विश्लेषण को कहीं देखा होगा जहां आपको पता चला कि 32 ऐसी सीटें हैं जहां पे इन्हीं जातियों में से कोई ना कोई एक जीत कर निकलेगा, क्योंकि आमने सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं दोनों एक ही जाति के हैं। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसी भी पार्टी से वो क्यों ना आते हैं, कौन से वो लोग हैं जो एक ही जाति से हैं वो जीत कर आते हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386